पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे वो समझिए। इस टाइप के प्रश्न में आपको क्या करना है, आमने सामने वाली संख्याओं को देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर पता करना है कि 7 के सामने यहाँ पर 343 कैसे लिखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखना है कि 4 के सामने यहाँ पर 64 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 11 के सामने इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आकृति में यहाँ पर पता करेंगे कि 7 के सामने यहाँ पर 343 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम 7 का क्या कर दें, क्यूब कर दें, तो 7 का क्यूब होता है 343। यानी कि 7 के सामने 343 लिखा गया है कैसे, 7 का क्यूब करके। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि 4 के सामने 64 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब होता है 64 और यहाँ पर लिखा गया है 64। यानी कि 4 के सामने 64 लिखा गया है 4 का क्यूब करके। अब इसी प्रकार से हम आसानी से बता सकते हैं कि 11 के सामने इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 11 के सामने प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब किया गया है, यहाँ पर 7 का क्यूब किया गया है। इसी प्रकार से 11 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम कर देंगे 11 का क्यूब। 11 का क्यूब कितना होता है, तो आप सभी को याद रखना है 11 का क्यूब होता है 1331। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 1331। अब हमें देखना है कि संख्या 1331 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर संख्या 1331 में दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए क्या किया गया है वो देखिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई 1 और 2 को यदि हम आपस में जोड़ दें तो यहाँ पर बन जाएगा 3। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसी प्रकार से आगे देखिए 2 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो 2 और 3 मिलकर बन जाएगा 5। इसी प्रकार से देखिए 3 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो बन जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम 8 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो 8 और 5 मिलकर बन जाएगा 13। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 13। और मेरे पास ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और ध्यान से देखिए 13 हमें यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज करीब 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट
सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपए की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक विशिष्ट कोड भाषा में HAUNTED को 4013-592 लिखा जाता है तथा RINGED को 7638-92 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में HINGE को किस प्रकार लिखा जाएगा? यानी कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि HINGE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए। यहाँ पर HINGE इस शब्द के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं वही लेटर में यहाँ पर इस शब्द के अंदर है और इस शब्द इन दोनों शब्दों के लेटर में दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका यानी कि HINGE इसको क्या लिखा जाएगा, इसका कोड क्या होगा, ये कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से देखिए, एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर पहला लेटर है H, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए पहला लेटर है H। अब H के लिए यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, H के लिए कोड है 4, तो यहाँ पर भी हम H के लिए कोड लिखेंगे 4। फिर क्या है, H के बाद में है I। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस शब्द के अंदर I दिया गया है 2 नंबर पर है और यहाँ पर देखिए संख्या में 2 नंबर पर दिया गया है 6, तो यहाँ पर I के लिए कोड हो जाएगा 6। उसके बाद में यहाँ पर 3 नंबर पर दिया गया है N। मेरे भाई यहाँ पर देखिए 3 नंबर पर यहाँ पर N दिया गया है, 3 नंबर पर यहाँ पर संख्या दी गई है 3। इसी प्रकार से N यहाँ पर दिया गया है 4 नंबर पर है और 4 नंबर पर यहाँ पर भी दिया गया है 3, यानी कि N के लिए दोनों के अंदर कोड है 3, तो यहाँ पर भी N के लिए कोड बनेगा 3। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, 4 नंबर पर है G। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए G यहाँ पर 4 नंबर पर है और यहाँ पर देखिए 4 नंबर पर संख्या दी गई है 8, तो यहाँ पर G के लिए कोड बन जाएगा 8। इसी प्रकार से यहाँ पर लास्ट में है E। अब यहाँ पर देखिए E यहाँ पर है कितने नंबर पर, 5 नंबर पर है, 5 नंबर पर यहाँ पर संख्या है 9। इसी प्रकार से यहाँ पर E है 6 नंबर पर है और 6 नंबर पर यहाँ पर है 9, यानी कि दोनों जगह E के लिए कोड 9 है, तो यहाँ पर भी E के लिए कोड हो जाएगा 9, यानी कि HINGE इसके लिए कोड बनेगा 46389। ठीक है, अब हमें देखना है कि 46389 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो बिल्कुल सर 46389 हमें दिया गया है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न पदों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इन चारों पदों में से भिन्न यानी कि अलग पद कौन सा है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इन चारों पदों को ध्यान से देखना है। और यदि आप इन चारों पदों को ध्यान से देखोगे तो इन चारों पदों में से 3 पद तो आपको क्या मिलेंगे, किसी न किसी प्रकार से समान मिलेंगे और इन 3 के अलावा एक पद भिन्न यानी कि क्या मिलेगा, अलग मिलेगा। और उस अलग विकल्प या अलग पद का हमें क्या करना है, चयन करना है। कैसे देखेंगे वो देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए ऑप्शन ए या पहले पद के अंदर हमें संख्या दी गई है 52 61 है। तो यहां पर ध्यान से देखिए यदि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहां पर देखिए 61 में से यदि हम 52 को घटा देंगे तो यहां पर बचेगा 9। इसी प्रकार से दूसरे पद में देखिए या ऑप्शन बी के अंदर देखिए, इसमें हमें 2 संख्या दी गई है 72 और 81। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे यानी कि 81 में से 72 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 9। इसी प्रकार से तीसरे पद या ऑप्शन सी के अंदर देखिए, ऑप्शन सी में हमें 2 संख्या दी गई है 54 और 63। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, तो 63 में से 54 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 9। ठीक है, इसी प्रकार से चौथे पद यानी कि ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी में भी हमें 2 संख्या दी गई है 33 और 41। इसी प्रकार से देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो 41 में से 33 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 8। अब यहाँ पर देखिए ये 3 तो क्या है, किसी न किसी प्रकार से
से समान है, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। जबकि ऑप्शन डी के अंदर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। तो 3 विकल्प तो क्या है, समान है, और एक विकल्प यानी कि एक पद क्या है, अलग है। अलग यानी कि भिन्न पद हमें ज्ञात करना था, तो इन चारों में से भिन्न पद हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 0, 0 के बाद में दिया गया है 3, 3 के बाद में दिया गया है 8, 8 के बाद में दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके बाद में दिया गया है 24 और 24 के बाद में दिया गया है 35 है। तो इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है वो समझिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 0 से कितना बन रहा है, 3, 0 से 3 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 0 में क्या कर दें, 3 को ऐड कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 3। फिर देखिए 3 से कितना बन रहा है, 8 है, तो 3 से 8 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 3 में क्या कर दें, +5 कर दें तो 3 और 5 मिलकर बन जाएगा 8। इसी प्रकार से आपसे आगे पूछा गया है कि 8 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, +3, उसके बाद में क्या हुआ, +5। तो यहाँ पर देखिए 3 से 5 कैसे बनेगा, 3 में क्या कर देंगे, +2 कर देंगे तो बन जाएगा 3 और 2 5। इसी प्रकार से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिए 5 से अगली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर +2 हुआ है तो 5 में भी क्या कर देंगे, +2 कर देंगे, 5 और 2 मिलकर बन जाएगा 7। यानी कि यदि हम 8 में क्या कर दें, +7 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 8 के अंदर 7 को ऐड करेंगे तो 8 और 7 मिलकर बन जाएगा 15। अब इसी सीरीज को हम आगे भी चेक करेंगे कि क्या यह सीरीज सही चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ गया, 15। अब 15 से देखेंगे कि आगे 24 आएगा, कैसे देखिए 7 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे, सभी में +2 हो रहा है तो 7 में भी +2 कर देंगे, 7 और 2 मिलकर बन जाएगा 9। तो ध्यान से देखिए 15 के अंदर 9 को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 24। इसी प्रकार से 24 से 35 बनेगा आगे। तो देखिए यहाँ पर 9 से अगली संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी में +2 हो रहा है तो 9 में भी क्या कर देंगे, +2 कर देंगे, तो 9 और 2 मिलकर बन जाएगा 11। यानी कि 24 के अंदर 11 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 35। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 15 आएगा। अब हमें देखना है कि 15 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 15 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है। ऑप्शन ए क्रोमियम धातु, ऑप्शन बी है कैडमियम धातु, ऑप्शन सी है कोबाल्ट धातु और ऑप्शन डी है कॉपर धातु। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, कैडमियम धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप सभी स्टूडेंट इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने,
एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो उस क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में भूभागीय प्रतिनिधित्व विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन ए त्रिपुरा राज्य को, ऑप्शन बी है सिक्किम राज्य को, ऑप्शन सी है नागालैंड राज्य को, और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश राज्य को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। सिक्किम राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है पेसमेकर। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? पूछा गया है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद के द्वारा, और ऑप्शन डी है कभी भंग नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो मेरे भाई याद रखना, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है
यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट मिलने वाला है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री के अंदर दिए जाएंगे। और यदि आप इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। महात्मा गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, इसमें भाग लिया था। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, या फिर इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि एंगस्ट्रॉम किसको मापता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी, एंगस्ट्रॉम मापता है तरंग दैर्घ्य को। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।